हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मौर्यकाल वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि भारतीय संस्कृति इतिहास में मौर्य कला का महत्वपूर्ण स्थान है। जो भारतीय संस्कृति का इतिहास में मौर्य कला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान में इस काल की कला आगे अपनी युग के उत्कृष्ट कला थी, जो कि हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मौर्य वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे, जो मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संस्कृति इतिहास में मौर्य कला का एक महत्वपूर्ण स्थान था। जो भारतीय इतिहास है, उसकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण इतिहास था मौर्य काल में। इस कला की अपने युग की उत्कृष्ट कला थी। जो इस काल की कला जो थी, मौर्य काल का जो कला था वह उत्कृष्ट था, बहुत ही उच्च स्तर पर था तथा तत्कालीन परिवेश में शांति, सुरक्षा, सुदृढ़ एवं आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप कला का समग्र विकास हुआ, जो कि था जैसे समृद्धि फलस्वरूप कला का समग्र हुआ था। सुरक्षा और शांति, सुदृढ़ता, आर्थिक ये समावेश था। मौर्यकालीन कला ने न केवल भारतीय वास्तु परंपरा के अक्षुण्ण बनाए रखा, अपितु उससे समकालीन कला को एक नूतन आयाम भी प्रदान किया, जो इस युग की उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो मौर्यकाल कला वास्तु कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य का शास्त्र और मेगास्थनीज का इंडिका एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे मौर्यकाल नगरों, किलोबंदी, राज्य प्रसादों आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ये सब चीजें से क्या, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज जो था इंडिका, ऐसे ग्रंथ जो हैं उनमें मौर्य नगरों और किलेबंदी, राज्य प्रसादों आदि की वस्तु विस्तृत हमें क्या विवरण प्राप्त होता है। प्रारंभिक वस्तु निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। उसका जो प्रारंभिक वस्तु का निर्माण होता था वह लकड़ी का प्रयोग होता था, परंतु कालांतर में इसे किसके, ईंटों का, मिट्टी तथा पत्थरों के भवन प्राप्त होते हैं। कालांतर में समय के बीतते अनुसार वहां मिट्टी के तथा पत्थर के भवन प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया है। जो मेगास्थनीज हैं, जियोग्राफी भूगोल के पितामह मेगास्थनीज, उन्होंने जो पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत वर्णन किया है, जहां चंद्रगुप्त का राजमहल स्थित था, परंतु काष्ठ निर्मित होने के कारण इसके अवशेष प्राप्त नहीं है। जो लकड़ी के निर्मित जो था, काष्ठ मिश्र होता है, लकड़ी के निर्मित होने के कारण जो चंद्रगुप्त के राजमहल था स्थित था, वह लकड़ी के निर्मित होने के कारण अवशेष प्राप्त नहीं है। अर्थात मतलब समय के अंतराल लकड़ी क्या होती है, सड़ जाती है और सड़ जाती है मिट्टियों में, तो उसके अवशेष हमें नहीं प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त का राजप्रसाद की बात करते हैं। चंद्रगुप्त के राजप्रसाद की बात करें, राजकीय कला के सबसे उदाहरण चंद्रगुप्त का प्रसाद है, जो कि राजकीय स्तर पर देखा जाए तो कला का प्रसारण जो था, कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त प्रसाद का है, जिसका वर्णन एरियन ने किया है। जिसका वर्णन किसने किया है? एरियन ने किया है। उसने राजप्रसाद को तत्कालीन पार्सियन नगरों सूसा और एक बेताना के भावनों से ज्यादा भव्य बताया है, जो कि भावनों से ज्यादा भव्य बताया है। सूसा और एक बेतान के भवनों से ज्यादा भव्य बताया है। किसने बताया? उसने राजप्रसाद को तत्कालीन पार्सियन नगरों से, सूसा जो पार्सियन नगरों थे, सूसा और एक बेतान थे, उसकी भवनों से ज्यादा भव्य बताया है। यह प्रसाद संभवतः वर्तमान पटना के निकट कुम्हारार गांव में समीप था, जो कि वर्तमान में पटना के कहा था, कुम्हार गांव के समीप था, जिसके उत्खनन में प्रसाद के सभा भवन के जो अवशेष प्राप्त हुए उससे प्रसाद की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह सभा भवन खंभों वाला हाल था। जो सभा था, जो चर्चा वार्तालाप होता था, सभा होता था, वह खंभों वाला हाल था। विभिन्न उत्खननों में यह से कुल मिलाकर 40 प्रसारण स्तंभ प्राप्त हुए। जो वहाँ की खुदाई हुई, हमें इसे रिसोर्सेज से पता चला कि वहाँ पे 40 प्रसारण स्तंभ मिले हैं, जो कि इस समय भव्य दशा में है, जो कि भाग्य दशा में है। इस समय क्या है? भग्र दशा में है, अर्थात मतलब टूटे हुए। इस सभा भवन के फर्श और छत लकड़ी के थे। जो फर्श था, जो फ्लोर था, वो और छत लकड़ी के थे। भवन की लंबाई 140 फुट थी। कितनी थी? भवन की लंबाई कितनी थी? 140 फुट थी। और उसकी चौड़ाई कितनी थी? उसकी चौड़ाई थी 120 फुट थी।
भवन के स्तंभ बलुए पत्थर के बने थे। जो पिलर थे वो किसके बने हुए थे? बलुआ पत्थर के बने हुए थे। और उनमें चमकदार पालिश की गई थी। जो उसके उनमें बलुआ पत्थर के थे, उनमें क्या था? चमकदार पालिश की गई थी। हम बात करते हैं पाटलिपुत्र स्थापत्य कला के बारे में। तो पाटलिपुत्र स्थापत्य कला, जो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। ये मेगास्थनीज के अनुसार जो कहते हैं, जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र सेन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। तथा नगर की लंबाई कह रहे हैं कि 9.5 मील है और उसकी चौड़ाई है 1.5 मील की थी। उसकी जो पाटलिपुत्र की नगर थी, उसकी लंबाई बोल रहे हैं कि 9.5 मील है और उसकी चौड़ाई 1.5 मील है। तो नगरों के चारों ओर लकड़ी के दीवार बने हुए थे। उसके जो नगर था, जो पाटलिपुत्र था, जो पाटलिपुत्र नगर के संगम पर बसा हुआ था, वो उसके जो चारों ओर जो लकड़ी की दीवारें बनी हुई थी, उसमें बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे। अर्थात मतलब जो बाउंड्री थी, जो दीवार था, उसमें बीच बीच में क्या था? छिद्र था। एक चरकोन का छिद्र होता है, एक होल वाला होता है, जो कि इसमें क्या होता है? बाह्य आक्रमण होने के कारण उसमें क्या करते थे? सिपाही जो होते थे, सैनिक जो होते थे, यहाँ से तीर का बौछार करते थे, तीर को चलाते थे। अर्थात और तीर चलाते थे, बीच में छत्तीस जना क्षेत्र बने होते। दीवारों के चारों ओर खाई थी, जो दीवार के चारों ओर थी, क्या खाई थी। अर्थात मतलब जो खाई होने का यह हमें यह संकेत देता है कि सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो कि खाई होता है, खाई से होकर उस किले पे चढ़ना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसीलिए बगल में किलेबंदी के चारों ओर जो होता था, खाई अर्थात मतलब गड्ढे खुदवा दिए जाते थे, ताकि उस पे जो बाह्य आक्रमण से रक्षा हो सके और कोई आक्रमण करने वाले उस पे क्या करें? उस चारदीवारी पर धावा न बोल सके। जो कि उसकी गहराई थी 60 फुट थी और 600 फुट चौड़ी थी। जो कि उसकी गहराई जो थी और 60 फुट थी और उसकी जो 600 फीट का थी चौड़ाई थी। नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार थे। नगर में आने जाने का क्या था? 64 द्वार थे, दरवाजे थे। दीवारों पर बहुत से बुर्ज थे, जो बुर्ज थे, जिनकी संख्या लगभग 570 थे। जो उनके बुर्ज मतलब होता है पिलर, अर्थात मतलब एक गुम्मद का आकार का, राइट। जो बुर्ज था अर्थात मतलब पिलर थे, वे लगभग कितने थे? 570 थे। और पटना के उत्खनन की कष्ट निर्मित दीवार के अवशेष प्राप्त हुए। पटना में खुदाई के दौरान वहां देखा गया तो लकड़ी की निर्मित दीवारों का अवशेष प्राप्त हुआ है। बुलंदी भाग के उत्खनन में प्राचीर का एक अंश प्राप्त होता है। प्राचीर का एक अंश प्राप्त होता है जिसकी लंबाई 150 फुट थी। तो बुलंदी के उत्खनन में प्राचीर का एक अंश प्राप्त होता है जिसकी लंबाई कितनी थी? 150 फुट थी। लकड़ी की खंभे की 2 पंक्तियां पाई गई है। जो कि हम लकड़ी के खंभे के 2 पंक्तियां पाई गई हैं जिनके मध्य 14.5 फुट अंतर है। उसके जो खंभे के 2 पंक्तियां पाई गई हैं, जिसकी उसकी पंक्तियां पाई गई, उनके बीच का अंतराल कितना है? 14.5 फुट का अंतर और अंतर है। यह अंतर लकड़ी के स्लीपरों से ढका गया है। जो कि लकड़ी के स्लीपरों से ढका गया है। जो खंभे हैं खंभे के ऊपर सातीर जुड़े हुए हैं। जो कि खंभे के ऊपर जो खंभा है उसके ऊपर क्या है? सातीर जुड़े हैं। खंभे की ऊंचाई जमीन की सतह से 12.5 फुट है। जो कि फुट है, जो कि खंभे की ऊंचाई कितना है? 12.5 फुट है। ये जमीन के अंदर 5 फुट गहरे हैं। जो कि ऊपर धरातल हो गया, इसके अंदर की बात करते हैं 105 हो गया ये, और ये इसके जमीन के अंदर क्या हो गया? कितना? 5 फुट गहरा, राइट। और 5 फुट गहरे हैं। यूनानी लेखकों के अनुसार नदी तट पर स्थित नगरों के प्रायः कष्ट शिल्प का उपयोग होता था। जो यूनानी लेखकों के अनुसार उनके अनुसार यह है कि जो नदी के तट पर स्थित नगर होते थे वह प्रायः कष्ट मतलब होता है लकड़ी के शिल्पों का प्रयोग होता था। जो लकड़ी के दरवाजे होते थे, जो चारदीवारी होती थी, उनमें क्या होता था? लकड़ियों को दीवारों पर नक्काशी की जाती थी, कष्ट शिल्प होता था, प्रयोग किया जाता। सभा मंडप में शिला स्तंभों का प्रयोग एक नई प्रथा थी। जो सभा मंडप था उसमें शिला अर्थात पत्थरों के स्तंभों का प्रयोग एक नई प्रथा थी। पिलर मौर्य काल की उत्कृष्ट नमूना अशोककालीन एक स्मारक स्तंभ है। जो कि मौर्य काल उत्कृष्ट नमूने अशोककालीन एक स्मारक है, स्तंभ है। अशोक के विस्तृत साम्राज्य में श्वेत धूसर बलुआ पत्थरों को निर्मित स्तंभों को देखा जा सकता है। हम मौर्य साम्राज्य काल में हम अशोक के विस्तृत साम्राज्य में देखते हैं कि उसमें श्वेत और धूसर बलुआ पत्थरों से निर्मित स्तंभों को देख सकते हैं।
देख सकते हैं। इससे या तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए पवित्र स्थलों से चिन्हित करते हैं, या भी हम कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन के जुड़े हुए जो चिन्ह हैं, उनके चिन्ह जो हैं वह बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं चिन्हित के लिए, या किसी महान घटना का उपलक्ष्य में बताया गया था। इन स्तंभों में से अधिकांश पर धम्म बुद्ध के नियमों का प्रचार प्रसार संबंधित लेख या जनता के लिए अशोक के शासनादेश खुदवाए गए थे। जो स्तंभ जो पिलर थे उसमें धम्म शब्द और बुद्ध के नियमों का प्रचार प्रसार से संबंधित लेख लिखा गया है। स्तंभों की ऊंचाई लगभग 35 से 50 फीट है, जो कि स्तंभों की लंबाई कितनी है 35 से लगभग जो स्तंभ पिलर हैं, जो स्तंभ हैं, जो स्तंभ है मौर्यकाल के अशोक के काल में जो स्तंभ है उसका कितनी है 35 से 50 फुट है, जो कि आपनीपूर्ण विकसित अवस्था में है। सभी स्तंभ चमकदार हैं, जो चमकदार है, पालिश की गई है, लंबे हैं और सुडैल मजबूत है और एक साम्यक हैं, जिनके शीर्ष तरसों हुए हैं, जो कि उनके शीर्ष पर तरसे हुए हैं, जो उनके शीर्ष पर ऊपरी सतह पर क्या हुआ तरासे हुए हैं, और यह स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। जो कि पहले बात करते हैं, जो पिलर होते हैं जो पहले तो मोटे होते हैं नीचे से, फिर जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे पतला होता चला जाता है। और एक ऐसी पतले नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए हैं। स्तंभों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ये जो स्तंभ होते हैं, जो खंभे होते हैं, उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। स्तंभ यष्टि के ऊपर स्थापित घंटाकृति जो कैपिटल जो घंटाकृति एक होता है, जो घंटाकृति फलक चौकी, जो कि फलक ऊपरी सतह जो होता है चौकी बनी होती है। स्तंभ के सिर पर पशुओं की आकृति, जो स्तंभ होते हैं उसपे ऊपरी सतह पर क्या होती है, उसमें पशुओं जैसे शेर हो गया और आदि पशुओं की क्या होती थी, बैल हो गया, आदि पशुओं की क्या होती थी, उसमें पत्थरों से किरण किए गए बनाए हुए प्रसारण खंडों से कटे हुए मूर्तियां स्थापित थी। यष्टि के ऊपर शीर्ष पर का मुख्य अंश घंटा है, जो कि जो ऊपरी शीर्ष है, जो ऊपर जो यष्टि के ऊपर जो भाग और यष्टि के ऊपर जो होता है वे घंटे के आकार। राइट, घंटा है, जो कि आखमीनी ईरानी स्तंभों के आधार के घंटे से मिलते जुलते हैं। भारतीय विद्वान इसे अवंगमुखी कमल कहते हैं, जो कि अवंगमुखी कमल कहते हैं। कौन कहते हैं? भारतीय विद्वान हैं, उनको जो घंटा को क्या कहते हैं? अवंगमुखी कमल कहते हैं। इसके ऊपर गोल अंड या चौकी है, जो कि इसके ऊपर जो पिलर होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, उसके अंडा गोलाकार भी होता है ऊपरी सतह, और होता है चौकीदार भी होता है, जो चौकीदार भी होता है। कुछ चौकियों पर 4 पशुओं के 4 छोटे चक्र अंकित हैं। जो चौकियां होती है उसके चारों छोटे चक्र होते हैं, अर्थात मतलब जो यहाँ पे चक्र हो गया, इसके बगल में भी चक्र हो गया, इससे दाएं बाएं हो गया, और इसके पीछे भी चक्र हो गया, और बीच में पशुओं के पत्थरों की मूर्तियां होती थी। कुछ पर हंस पंक्ति अंकित है। जो पिलर जो सतह होता था, जो ऊपर होता था सतह, उस पे क्या पशुओं के हंस की आकृतियां होती थी, ऐसे छोटे छोटे पंक्तियों में बने होते थे, और हंसों की आकृतियां कुदेरी गई थी, और अन्य सज्जों की यूनानी प्रभाव दिखाई देता है, जो कि इनमें जो बनाने की भावभंगिमा जो है उसमें ईरानी प्रभाव दिखता है। तो चौकी पर सिंह और अश्व, हाथी, बैल आसीन है, जो कि जो चौकी होती है उस पर ज्यादातर देखा जाए तो सिंह हो गया, अश्व घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, और बैल आसीन मतलब स्थित होते हैं, स्थापित होते हैं। ये पशु आकृतियां खड़ी तथा बैठी दोनों मुद्राओं में प्राप्त होती हैं। हमें अशोक काल के जो स्तंभ प्राप्त होते हैं उनमें हमें बैठी हुई और खड़ी हुई अवस्था में हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं, मुद्राओं में प्राप्त होती हैं। रामपुरवा का नटुला बैल, जो रामपुरवा का बैल है वह खड़ा हुआ है। राइट, रामपुरवा का बैल। जो रामपुरवा का नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। लाहौरिया का नंदगढ़ का सिंह बैठा हुआ है। जो लाहौरिया का स्तंभ है उस पर सिंह बैठा है, और रामपुरवा में जो स्तंभ है उस पर एक नाटा बैल अर्थात मतलब छोटा बैल बैठा हुआ है, जिसकी ललार जो लटकती हुई है, और उसका जो कुबड़ा है वह भी उभरा हुआ है। और जो नंदगढ़ का है सी बैठा हुआ है, और सारनाथ के शीर्ष स्तंभ के चारों ओर सी पीठ सटाए हुए बैठे हैं। जो हमें सारनाथ के स्तंभ होते हैं उसमें चारों तरफ क्या है, और सी अर्थात मतलब जो पिलर है,
जो पिलर है उसके ऊपर क्या है, ये सी क्या हुआ है, चारों दिशाओं में सी बैठे हुए हैं, सी बैठे हुए हैं, पीठ सटाए हुए। यह चक्र बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। जो यह चक्र था, जो यह चक्र है शारनाथ का, वह जो उसमें सी बैठे हुए हैं और चक्र धारण हुए हैं, उनमें यह बौद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। अशोक के असमयक स्तंभों का उत्कृष्ट नमूना सारनाथ सी के स्तंभों को शीर्ष है। मौर्य शिल्पियों की रूप विधान का सबसे अच्छा द्वारा उदाहरण नहीं है। शीर्ष सिंहों में जैसे शक्ति का प्रदर्शन है, इनमें फूली नसों में जैसी स्वाभाविकता है और नीचे उकेरी आकृतियों में जो प्राणवान वास्तविकता है, जो कि जो वहाँ पे नक्काशी की गई है, जो प्रदर्शन किया गया है, उसमें ऐसे स्वाभाविकता मतलब रियलिटी वास्तविकता दिखाई देती है। उससे कहीं भी आरंभिक कला की छाया नहीं है, जो कि उससे पहले जो कला थी वह पहले उसका प्रतिलिपि नहीं है। शिल्पियों ने सिंहों के रूप में प्राकृतिक सच्चाई से प्रकट किया है। इन स्तंभों की दो प्रकार के पत्थर प्रयुक्त हुए हैं। एक मथुरा के क्षेत्र से प्राप्त लाल चित्तीदार और तथा सफेद बलुआ पत्थर थे। कुछ वाराणसी के निकट चुनार के पत्थरों से खानों से प्राप्त हैं, जो कि पंडु बादामी रंगों के बारीक श्वेतदार कठोर बलुआ का पत्थर है। ये कहाँ है? मथुरा के लाल चित्तीदार और सफेद बलुआ का पत्थर थे, और कुछ वाराणसी के निकट जो चुनार के पत्थर की खानों से प्राप्त पांडु रंग के बारीक रावेदार कठोर बलुआ पत्थर थे, जिन पर सामान्यतः काली रंग की चित्तियां थी। जो समानता जो पिलर जो हमें मथुरा के जो पत्थर प्राप्त होते हैं उसमें चित्तीदार काले धब्बे हैं, राइट, रंग की चित्तियां थी। स्तंभों के सिर पर शैली एक रूपता को देखकर यह प्रतीत होता है कि जो स्तंभों के शीर्ष ऊपरी शैली, जो शीर्ष से ऊपरी उनकी नक्काशी, उनकी शैली, उनकी आकृति को देख ऐसा एक रूपता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक ही क्षेत्र के कारीगरों द्वारा उत्कृष्ट किया गया था। जो स्तंभ अशोक काल के स्तंभों की बात करते हैं, जो पिलर थे और उसके ऊपर जो नक्काशी की गई थी, जो शैली थी, वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक ही कारीगर के द्वारा गढ़ा गया था। चुनार की खानों से पत्थरों को काटकर निकालना शिल्पकला में इन एक साम्यक खंभों को काट तराशंकर वर्तमान रूप देना और स्तंभों को देश से विभिन्न भागों में पहुंचाना शिल्पकला अभियंत्रिकी कौशल का एक अनोखा उदाहरण है। मौर्यकालीन स्तंभों की तुलना हम बात करते हैं। जो मौर्यकाल के जो स्तंभ थे उनमें ईरानी स्तंभों की हम तुलना करते हैं। स्तंभों के निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन है और यह देखा जा सकता है कि स्तंभों का निर्माण अखमनी साम्राज्य की पूर्णता प्रचलित था। जो यह देखा जा सकता है कि जो स्तंभों का निर्माण था, जो अखमनी साम्राज्य की पूर्णतया प्रचलित था, परंतु मौर्य स्तंभों तथा अखमनी ईरानी स्तंभों में आकार प्रकार के स्वरूप पर्याप्त असमानता है। जो कि अखमनी और मौर्य काल के जो स्तंभ होते हैं उनमें हमें असमानता स्वरूप दिखाई देता है। असमानताओं को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मौर्यकालीन स्तंभों को एक साम्यक, जबकि ईरानी स्तंभ मंडलाकार टुकड़े को जोड़कर बनाया गया है। जो मौर्यकाल स्तंभ जो एक पिलर के एक सम्यक है, एक समूचा पिलर है, और वही ईरानी स्तंभों में देखा जाए तो मंडलाकार टुकड़े को जोड़कर, छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर स्तंभ को बनाया गया है। और ईरानी स्तंभ नालीदार हैं, जबकि भारतीय स्तंभ सपाट में है। बात करते हैं जो ईरानी स्तंभ है ना, वो उसमें जो उसके सतह पर जो होता है ना, ये नाली की आकार होता है, अर्थात मतलब वो गड्ढे उकेरे गए हैं। बात करते हैं जैसे मान लो ये पिलर हो गया ईरानी में, इसके ऐसे नालियां बनी होती थी, धारी बनी होती थी। और वही हम देखा जाए तो भारतीय स्तंभों में देखा जाए तो उसमें क्या होता है, एक सपाट होता था, एक सपाट, उसमें कोई डिजाइनिंग गड्ढेनुमा अर्धगर्त में कोई हमें नहीं दिखाई देता है, एक सपाट के रूप में होता था। ईरानी स्तंभ नालीदार है, जबकि भारतीय सपाट है। मौर्य स्तंभ बिना चौकी के आधार पर टिके हैं, जो कि मौर्य स्तंभ बिना चौकी के आधार पर टिके हैं, जबकि ईरानी स्तंभ चौकी पर टिके हैं। जो मौर्य स्तंभ बिना चौकी के आधार पर टिके हैं, वही जबकि ईरानी स्तंभ जो है चौकी पर टिके हैं। मौर्य स्तंभ स्वतंत्र रूप से खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। जो मौर्य काल के स्तंभ हैं स्वतंत्र रूप से क्या है, आकाश में खुले आसमान के नीचे खड़े हुए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ भवनों के स्थापित किया गया। जो ईरानी स्तंभ होते हैं वह स्तंभ होते हैं, वह क्या होता है, भवन जो होता है, भवन अर्थात मतलब घर हो गया या महल हो गया, उसके अंदर स्थापित किया जाता था। मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर पशु की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों को मानव आकृतियां हैं। ये डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि मौर्य काल के जो स्तंभ होते हैं उनमें उसकी ऊपरी शीर्ष सतह पर हमें पशु की आकृतियां, बैल,
हाथी और घोड़ा आदि की आकृतियां प्राप्त होती है, जबकि यही हम देखा जाए ईरानियों में तो उसमें मानव आकृतियां की होती हैं। मौर्य स्तंभ नीचे ऊपर की ओर पतले होते हैं। जो मौर्य काल के स्तंभ होते हैं वह नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाया जाता है उसे पतले होते गए, जबकि ईरानी स्तंभ चौड़े नीचे से हैं। जो स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर एक समान है। उसकी जो मौर्य काल के पिलर हैं वो एक ऐसा आकार के, राइट। और वही देखा जाए ईरानी के, तो ईरानी के एक सपाट में है, उसमें कोई हमें उसके संकरणता नहीं दिखाई गई है, नैरो नहीं दिखाया गया है। और भारतीय विद्वानों के अनुसार अशोक स्तंभ की कला का स्रोत भारतीय है, न कि विदेशी। जो कह रहे हैं कि भारतीय विद्वानों के अनुसार ये कहते हैं कि जो अशोक का स्तंभ है वह कला स्रोत जो है ना भारतीय का है, न कि विदेश का है। मौर्य स्तंभ शीर्ष की पशु मूर्तियां, सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का बैल हो गया। जैसे स्तंभ शीर्ष जो पशु मूर्तियां, सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का बैल हो गया, नटुआ बैल हो गया, सिंधु घाटी से प्रवाह हमन परंपरा के अनुकूल है। रामपुरवा का बैल मोहनजोदाड़ो की मोहरों के उकेरे हुए बैलों के प्रतीत होता है। जो हमें मोहनजोदाड़ो से मोहर प्राप्त हुए हैं उसमें जो बैल बना हुआ है रामपुरवा के बैल से हमें क्या होता है, समानता दिखाई देती है, वैसा बैलों सा प्रतीत होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि महाभारत और अपस्तंभ सूत्र से प्रमाण प्रस्तुत किया है कि जिसके सिद्ध होता है कि चमकीले पालिश उत्पन्न करने की कला ईरानी से कहीं पहले भारत को ज्ञात है। जो हमारे जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं ये कहते हैं कि जो पालिश होती थी वह उत्पन्न करने की कला सबसे पहले ईरानियों से कहीं पहले भारत में ज्ञात था, वो भारत के लोग जानते थे। तो मौर्य काल से पूर्व और एक हद तक मौर्यकालीन स्थानों पर जो काली पालिश वाली मृद्भान पाए गए हैं उनसे प्रतीत होता है कि देश के इतिहास में एक ऐसा युग था जब ओपलदार चमक में रुचि ली जाती थी। यह भी सिद्ध होता है कि इस पालिश के रहस्य केवल शिल्पियों राजशिल्पियों के सीमित नहीं था, जो काली मृद्भांड जो होते थे, काली पालिश वाले मृद्भांड होते थे, यह कह रहे हैं कि यह केवल राजशिल्पियों तक सीमित नहीं था। पिपराहवा स्तूप से मिली स्टफिस मंजूसा जो था पाटलिपुत्र के दो यक्ष और दीदारगंज की यक्षिणी में भी यह पालिश पाई गई। जो हमें दीदारगंज की यक्षिणी प्राप्त होती है, एक महिला की यक्षिणी की मूर्तियां जो प्राप्त होती है उसमें यह पालिश हमें दिखाई गया है। सारनाथ के धर्मचक्र की कल्पना नितंता भारतीय है। जो सारनाथ के जो चक्र है वह नितंता या पूर्ण रूप से भारतीय है। सारनाथ सिंह शीर्ष की बात करते हैं तो सारनाथ से प्राप्त मौर्य स्तंभ शीर्ष जो कि आमतौर से सिंह शीर्ष के रूप में जाना जाता है, मौर्य कालीन मूर्तिकला परंपरा के बेहतरीन उदाहरण है। जबकि जो सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ है, जो मौर्य स्तंभ शीर्ष जो आमतौर पर सिंह के हैं वह शीर्ष पर है, वह मौर्य काल की मूर्तिकला का परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सारनाथ में बौद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश या धर्मचक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना के स्मृति के अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। उनकी यादों में धर्मचक्र परिवर्तन के समय यह उसकी स्मृति याद के अशोक ने इसे निर्मित कराया था। शीर्ष भाग मूल से रूप 5 घटक भागों से मिलकर बना हुआ है। जो शीर्ष भाग मूल रूप से क्या है, 5 घटक भागों से मिलकर बना हुआ है। स्तंभ यष्टि जो अब कई हिस्सों में टूट गया है, जो कि स्तंभ यष्टि था वह जो कि अब कई हिस्सों से टूट गया है। पूर्ण घट और अवंगमुखी कमल का आधार और पूर्ण घाट के ऊपर गोल अंड या चौकी जिस पर 4 जानवर दक्षिणी वर्त दिशा में बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। 4 राजसिक सिंह की आकृतियां जो एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं वह उकड़ू बैठे हुए हैं, जो कि जो 4 जो सी बैठे हुए हैं अशोक सारनाथ के पिलर पे, वे उकड़ू मतलब होता है उकड़ू में बैठे हुए, राइट। उकड़ू में बैठे हुए हैं। और इन सिंहों के मस्तक पर एक मुकुट तत्व धर्म चक्र एवं बड़ा पहिया है। जो उनके मुकुट है उनके बीच में क्या है, एक धर्म चक्र है, जो कि एक चक्र है। धर्मचक्र एक बड़ा पहिया भी है, स्तंभ का एक हिस्सा था। हालांकि यह पहिया अब टूटी हुई हालत में पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में देखा जाए जो पहिया है अब टूटी हुई अवस्था में है। चक्र पहिया के मुखी कमल आधार पर छोड़कर शीर्ष भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। उस कमल को अवंग मुखी को छोड़कर जो उसमें अन्य जो भाग हैं जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसे अपनाया गया है। जो अशोक चक्र होता है, अशोक स्तंभ जो होता है, अशोक शीर्ष जो होता है, सारनाथ शीर्ष जो होता है वह भारतीय चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। ये है सारनाथ का ऊपरी हिस्सा है जो सिर सटाए हुए हैं, जो उकड़ू मुकड़ू हुए बैठे हुए हैं। जो बीच में क्या है
चक्र है, और वही देखा जाए तो लहरिया नंदगढ़ का शीर्ष है, वह भी कुकुड़ बैठा हुआ है, और उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर क्या है, वो बखत अथवा मतलब बतख की पंक्तियां हैं, और उसके जो पिलर है उसका एक प्रकार का एक सपाट में नहीं है। ये भारतीय कला की पहचान है, भारतीय स्तंभों की पहचान है। ईरानियों में क्या होता था, एक सपाट में होता था, उसमें हो गया। स्तूप की बात करते हैं, ये कमल काल का एक अच्छा नमूना है। स्तूप निर्माण कला अशोक के काल से पहले भी भारत में प्रचलित थी। जो स्तूप हो गया, स्तूप और चैत्य, जो अशोक के समय बौद्ध के मौजूदा शरीर अवशेषों के विभाजित कर स्मारकों को उन्हें प्रतिष्ठित करने का स्तूप पूजा के निर्मित प्रयोग किया गया। जो स्तूप होता था, स्तूप पूजा के लिए निर्मित किया गया था। उसके जो अशोक के जो बौद्ध भगवान बुद्ध के मृत्यु के उपरांत जो उनके अवशेष थे, शरीर के अवशेष मौजूद थे, अवशेष थे, उनको विभाजित कर स्मारकों में प्रतिष्ठापित करने का एक स्तूप पूजा के निर्माण प्रयोग किया जाने लगा। अवशेषों मूल रूप से बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिनमें से 8 अनेक अवशेष बनाए गए हैं, और ये 9वें में वहाँ बर्तन था जिसके मूल रूप अवशेष को रखा गया है। कितने थे मूल रूप से? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 9 स्तूप का निर्माण किया गया था, और जिसमें से 8 उनके अवशेषों के बनवाए गए थे। उनकी बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो थे 9 स्तूप का निर्माण किया था, और उनके जो अवशेष उनके जिनमें 8 उनके वो थे अवशेष थे, उनके बनवाए गए हैं। 9 बनाए गए हैं। बर्तन जैसे हो गया, उनके खाने पीने का, उनके मरने के जुड़े हुए वस्तुओं को बनाया गया है, जो कि हैं कितने? 8 हैं। बुद्ध के अवशेषों पे स्तूपों का निर्माण राजगिरी, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, बैठुद्दीप, पावा, कुशीनगर, पीपल्लीवन आदि स्थलों पे किया गया है। जो बुद्ध के जो स्तूप का निर्माण किया गया था अवशेषों से, राजगिरी हो गया, वैशाली हो गया, कपिलवस्तु हो गया, अलकप्पा हो गया, रामग्राम हो गया, और बैठुद्दीप हो गया, पावा और कुशीनगर और पीपल्लीवन हो गया। स्तूप प्रारंभ में मिट्टी के थूहे होते थे। जो मिट्टी के जो प्रारंभ में क्या होते हैं, मिट्टी के थूहे का मतलब होता है एक मिट्टी के चबूतरा होता था, राइट। ये थूहा हो गया, एथुआ हो गया। जो होता था स्तूप के भीतरी स्तूप के प्रारंभ में मिट्टी जो होते थे, जो मिट्टी के थूहे होते थे, पाली ग्रंथों में इसे थूहा या थूप कहा गया, जो कालांतर में स्तूप हो गया, जो कि कालांतर में इसे स्तूप के नाम से जाना गया। और स्तूप की भीतरी भाग अर्ध जली ईंटों की, बाहरी भाग की पकी हुई ईंटों के बना होता था। जो आंतरिक जो भीतरी भाग होता था, अर्ध जली मतलब कम पकी हुई ईंटें का प्रयोग होता था। वही बात करते हैं जो बाहरी होता था वह पकी हुई ईंटों का, जिसमें प्लास्टर की मोटी परत चढ़ी होती थी, जिसमें क्या होती थी, प्लास्टर की पे परत चढ़ाई जाती थी। स्तूपों के शीर्ष भाग पर छत्र है। जो स्तूप के भाग ऊपरी पिलर, जो ऊपरी सतह पर होता है, छत्र होता है, जो लकड़ी की बाड़ से घिरा हुआ है, घिरा हुआ था, अर्थात मतलब ये क्या हो गया, जो सांची के बहुत से जो संरचना से माफ करना, स्तूप के शीर्ष भाग पर छत्र है जो लकड़ी के बाड़ से घिरा हुआ था। तीसरी शताब्दी में ईसापुर में स्तूप की संरचना सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक राजस्थान के बैराट से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है उदाहरण? हमें राजस्थान के बैराट से प्राप्त होता है। यह एक बहुत ही भव्य स्तूप है, जिसमें वृत्ताकार टीले के चारों ओर एक पदक्षिणा पथ है, जो कि पदक्षिणा पथ में होता है, जो कि चारों ओर उसके बने होते हैं, और उस पर आने जाने के लिए, अथवा चारों तरफ टहलने के लिए पदक्षिणा पथ होता है। और सांची का एक महान स्तूप अशोक के समय में ईंटों से बनाया गया था। कालांतर में शुंग सातवाहन काल में इसका प्रस्तर छद्मवेदन किया गया, अर्थात मतलब सातवाहन के काल में देखा गया तो इसका क्या हो गया, पुनः निर्माण किया गया, इसका मरम्मत की गई और कई अन्य परिवर्धन किए गए। इसमें जो अन्य कई परिवर्तन किए गए। बाद में इसे सदियों में स्तूप के कुछ परिवर्धनों के साथ सुसज्जित किया गया, सजाया गया, जिसमें अलंकृत वेदिका, मूर्तियों को सजावट के साथ प्रदक्षिणा पथ को घेर दिया गया था। और इससे पहले कई स्तूपों को निर्माण किए गए थे, परंतु उसका विस्तार या परिवर्धन 2वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में किया गया था। वो स्तूप आकार में अंडाकार अर्ध गोलाकार है। जो स्तूप है वो अर्धगोलाकार है, उल्टे कटोरे की तरह बना हुआ होता है, जिसके शीर्ष पर क्या होता था, छत्र उसके शीर्ष पर क्या होता है, छत्र होता है, जिसके चारों ओर घेरे हुए हर्मिका होती है। उसके चारों ओर से घेरे हर्मिका होती है। और प्रारंभ में छात्रों की संख्या बहुत कम थी, परंतु बाद में इसकी संख्या बढ़ा दी गई सातवाहन के शासन काल में। तो
और बाद में इसकी संख्या बढ़ा दी गई, छात्र बलि कहा जाने लगा। तब इसको उसको छात्र कहा जाता था, फिर बाद में इसे बढ़ा संख्या को बढ़ा दिया गया तो वह छात्र बलि कहा जाने लगा। इस प्रकार आपने आकार और आकृति की थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ एक साथ बना हुआ है। स्तूप के ऊपर बने 3 छत्र बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रतिनिधि करते हैं, अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ। इनको एक बुद्ध का, एक धम्म का, एक संघ का या क्या होता है, हमें प्रतिनिधित्व करती है। जो छात्र के ऊपर जो ऊपर के तीन छात्र होते हैं वह हमें धम्म संघ का अर्थात मतलब ये हमें प्रतिनिधित्व करती हैं। धम्म बुद्ध हो गया, प्रबुद्ध हो गया, धम्मों से सिद्धांत होंगे और संघ में आदेश। इसके अतिरिक्त प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर तोरणद्वारों को जोड़ा गया था। इस प्रकार स्तूप की वास्तुकला में विस्तारण के साथ वह एक वास्तुकारों और मूर्तिकारों के पास विस्तार के लिए योजना बनाने के लिए छवि उत्कीर्ण करने का एक पर्याप्त स्थान था। ये जो हर्मिका हो गया उसके चारों ओर क्या था, लकड़ी के बनाए हुए थे और लकड़ी के चारों ओर घेरे हुए थे। ये छात्र हो गया, छात्र, और ये अंडकार हो गया और जो कटोरे की तरह होता है, कटोरी की तरह होता है, या वो हो गया प्रदक्षिणा पद हो गया, ये जो प्रदक्षिणा पद हो गया। और ये बाद में सातवाहन के शासन काल में इसको क्या किया गया, इसको सुसज्जित किया गया। यहाँ पे क्या बनाया गया, गेट बनाया गया, गेट हर्मिक गेट बनाया गया जो कि अलंकृत वेदिका होती है। ये तोरणद्वार हो गए, चारों तरफ होती थी। ये पशुओं की आकृति होती थी, ये पशुओं के सीका है, ये भी है, ये और मेधी होती थी, और ये छोटे छोटे होते थे, छोटे और होता था। ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, ये सीढ़ियाँ हैं, ये वेदिका हो गई, ये तोरण हो गया, तोरणद्वार हो गया, जिसमें पशुओं की उत्कीर्ण हो गया, हंस की बनी हुई पंक्तियां होती थी। बुद्ध धर्म के प्रारंभिक चरण के दौरान, जो बुद्ध के धर्म के प्रारंभ चरण के दौरान बुद्ध के पैरों के निशान स्तूप, कमल, सिंहासन, जो निशान जो था स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के माध्यम से प्रतीकात्मक जो उनके चिन्हित किया गया, स्वरूप को दर्शाया गया। यहाँ यह तो सरल पूजा विधि के सम्मान को इंगित करता है, या तो उनकी सरल विधि या सम्मान को इंगित करता है, अथवा उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित करता है। जो हमें जो चिन्ह प्राप्त होते हैं, पैरों के निशान होता है, और स्तूप, कमल, सिंह, चक्र आदि उनके क्या होता है, उनके प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है, जो कि हमें उनके इंगित करता है कि पूजा विधि या सम्मान की इंगित करता है, हमें दर्शाता है, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को प्रदर्शित करता है। धीरे धीरे ये कथाएं बौद्ध परंपरा का एक हिस्सा बन गई, जो कि धीरे धीरे क्या हो गया, यह बौद्ध का एक हिस्सा बन गया। इस प्रकार बौद्ध जीवन से संबंधित घटनाओं को जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, अर्थात जातक कथाएं में स्वतः जन्म बुद्ध के पूर्व पहले की कथाएं, जो स्तूपों को वेदिकाओं के तोरणों पर दर्शाया गया है, जो वेदिका जो तोरण है उनमें दर्शाया गया, उनके जीवन के पहले के दर्शाया गया, जिसमें यक्षिणी का चित्र बने हुए हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, आदि नक्काशियों से उत्कीर्ण की गई हैं। मुख्य रूप से सज्जित कथाओं और प्रासंगिक कथाओं की सचित्र परंपरा का उपयोग किया जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं सभी बौद्ध स्मारकों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गए। कहीं जातक कथाएं भी मूर्ति कला के अनुकरण के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण बन गई। बुद्ध के जीवन से संबंधित मुख्य घटनाएं जो प्रायः उत्कीर्ण की गई हैं वे हैं: बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, जब गिरी त्याग दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, और बुद्ध का जन्म, वेदी ज्ञान प्राप्ति, और जो वेदी है वह ज्ञान प्राप्ति, और धर्म चक्र परिवर्तन जो है उपदेश का है, और महापरिनिर्वाण मृत्यु का है। जातक कथाओं से में जो प्रायः उत्कीर्ण की गई वे हैं: छंदत जातक, विदु पुंडित जातक, रुरु जातक, सीबी जातक, देशांतर जातक और श्याम जातक। कौन कौन से? छंदत जातक, विदु पुंडित जातक, रुरु जातक, सीबी जातक, देशांतर जातक और श्याम जातक। स्तूप वस्तु निर्माण का वर्णन, स्तूप वस्तु का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। देखते हैं अगले अध्याय में गुफाएं।
मौर्य काल की पर्वत गुफाओं को काटकर बनाई गई थी। जो गुफाएं होती थी वो मौर्य काल के शासनकाल में पर्वतों को काटकर बनाए गए थे। वास्तुकला की एक सुदृढ़ स्थापना हुई थी, सुदृढ़। और अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय बिहार बनवाए गए थे। बिहार बिहार जो होता था बौद्ध के निवास का स्थान था, और चैत्य जो थे वे पूजा पाठ के लिए थे। और समीप बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान दिया गया। जो आजीवक संप्रदाय के थे उसके लोगों को दान दिया गया। जो नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है गुफाएं, ये गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ियों पर स्थित गुफाएं, जो बराबर गुफाएं, जो सुदामा गुफा हो गया, कर्ण चौपाड़ गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। लोमस ऋषि गुफा प्रवेश द्वार जो है नागार्जुनी पहाड़ियों पर जो है, ये बाबर पहाड़ियों पर स्थित गुफाएं हैं। और ये नागार्जुनी की हैं जो पहाड़ी पर स्थित गुफाएं, जो गोपिका गुफा, वाहियक गुफा और वडथिक गुफा। बार पहाड़ी पर स्थित गुफाओं में सुदामा और लोमस ऋषि गुफा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोमस भी होता है लोमड़ी। वस्तुशिल्पी दृष्टि से उसका महत्व है यह है कि भारत में ज्ञात शैलकृति गुफाओं के प्रारंभिक उदाहरण है। लोमस ऋषि की गुफा के प्रवेश द्वार पर दोनों पार्श्वों के अर्धचंद्राकार तोरण मिले हुए हैं। जो अर्धचंद्राकार तोरण मिले हुए हैं। प्रवेश द्वार पर ऊपर एक खिड़की बनी हुई है जिसे चैत्र गवच्छ कहा जाता है। जो चैत्र गवच्छ कहा जाता है। प्रवेश द्वार के ऊपर स्तूप बना हुआ है जिसके पूजन के लिए दोनों ओर से आते हुए गतिमान हाथियों का अंकन हुआ है। इस गुफा का आंतरिक विशाल कक्ष आयताकार है। इस जो विशाल इसका आयताकार है, पीछे का कक्ष अंडाकार है। और प्रवेश द्वार संभवतः सामने न होकर इसके बगल वाली दीवार से जुड़ा हुआ है। जो प्रवेश द्वार सभा भवन के सामने से न होकर उनके बगल वाली दीवार से जुड़ा है। इस अवधि की गुफाओं को दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। गुफा की भीतरी दीवारों को चमकीली पालिश और कलात्मक प्रवेश द्वार का हिस्सा। मौर्य काल की मूर्तिकला की बात करते हैं। स्थानीय मूर्तिकारों को कार्य मौर्यकालीन लोक कला का प्रदर्शन करते हैं। इनमें वे मूर्तियां शिल्प शामिल हैं जिनको संभवतः सम्राट द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया था। इनमें वे मूर्तियां शिल्प शामिल हैं जिनको संभवतः ऐसा होता है कि सम्राट द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया था। स्थानीय राज्यपालों द्वारा इस लोक कला के संरक्षण प्रदान किया गया। यक्ष और यक्षिणी के महाकाय मूर्तियां पटना, विदिशा, मथुरा जैसे कई स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ये स्मरणीय मूर्तियां ज्यादातर खड़ी हुई अवस्था में मिली हुई हैं। जो खड़ी हुई मूर्तियां, जो यक्षिणी की मूर्तियां हैं, वे खड़ी अवस्था में हैं। और इन सभी मूर्तियों की तरह कई चमकीली पालिश में जो पालिश की गई है, चमकीली विशिष्ट तत्वों से एक है। और चेहरों के चित्रण रूप से सतह गोला है, जो कि चेहरे का चित्रण पूरी तरह से गोल, चतुर्मुखी तथा सुस्पष्ट गाल आकृति विज्ञान की दृष्टि से उत्तम है। देखने में एक अवास्तविकता प्रकट होती है। मूर्तियों को थोड़ा स्थूल दिखाया गया है और उन्होंने पारिवारिक वस्त्र पहनी है। जो पारंपरिक जो वस्त्र पहनी हुई है, पगड़ी व उत्तरीय धोती और आभूषण, कुंडल, कंठ, हार, अंगद पहने हुए हैं। जो यक्षिणी है वह कुंडल, कंठ, हार, अंगद, धोती और पगड़ी पहने हुए हैं। तो औधनी पटना के समीप दीदारगंज से प्राप्त आदम कद चमार गृहिणी यक्षिणी की खड़ी मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला परंपरा के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यहाँ एक लंबी सनुपातिक चतुर्मुखी दर्शन के मुक्त रूप से खड़ी मूर्ति है जो बलुआ पत्थर से बनी है। इसकी सतह चमकीली है। यक्षिणी को सभी प्रमुख धर्मों में लोक देवी के रूप में माना जाता है। जो यक्षिणी है उसे क्या माना गया है? लोक देवी के रूप में इंगित किया गया है, जाना जाता है। यह यक्षिणी है जो कि गदा ली हुई है और हार है, कुंडल है, जो कि पगड़ी धारण की हुई है। और खड़ी हुई जो ये अवस्था है किसकी है? यह खड़ी हुई अवस्था में है। ये खड़ी हुई अवस्था में है और चमकीली पालिश की गई है। और बात करते हैं मृण मूर्तियाँ, जो दीदार की क्षमा गृहिणी की मूर्तियाँ, यक्षिणी की मूर्ति है। यहाँ यह हमें दर्शा रही है कुछ भावनाएं उनकी। मूर्तियों को थोड़ा स्थूल दिखाया गया है जिसकी प्रारंभिक वस्त्र, जो उसका पारंपरिक वस्त्र है, पगड़ी, उत्तरी धोती और आभूषण, कुंडल, कंठ, हार, अंगद पहने हुए हैं। यह जो है आधुनिक पटना के समीप दीदारगंज से प्राप्त आमद के चामार गृहिणी यक्षिणी की खड़ी हुई मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ यह एक लंबी सनुपतिक चतुर्थमुखी दर्शन के रूप में मुक्त रूप से खड़ी हुई है, जो कि इसका एक लंबी
चतुर्थमुखी दर्शन में मुक्त रूप से खड़ी मूर्ति है, जो बलुआ पत्थर की बनी हुई है। जो किसकी बनी हुई है? बलुआ पत्थर की बनी है, जिसकी सतह चमकीली है। इसकी सतह जो चमकीली है, यक्षिणी को सभी प्रमुख धर्मों के लोक देवी को रूप में माना गया है। जो कि इसका जो यक्षिणी है उसको क्या माना गया है? सभी प्रमुख धर्मों के इसको लोक देवी के रूप में माना गया है। मृण मूर्तियों की बात करते हैं, जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां इस काल के पशु पक्षियों के तथा जलचरों की मृण मूर्तियों के साथ साथ स्त्री पुरुष की मूर्तियों भी उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। हमें मौर्य काल के शासनकाल में, गौर काल के दौरान हमें मूर्तियां, जो मृण मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों भी हमें मिलती है, जो कि जलचरों की मृण मूर्तियां के साथ साथ यहाँ जलचर के साथ साथ हमें पुरुष स्त्री का भी मूर्तियां उत्खनन से प्राप्त हुई है। अहिछत्र, मथुरा, हस्तिनापुर, जो कि यह क्षेत्र है जो हमें जहाँ से प्राप्त, अहिछत्र हो गया, मथुरा हो गया, हस्तिनापुर, अंतरजी, खेड़ा, कौशाम्बी, भीटा, श्रृंगेरपुर, बुलंदीबाग, कुम्हार आदि अनेकों से स्थानों में मौर्य काल की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हाथी घोड़ा बैल, कुत्ता, हिरण आदि अनेक पशुओं की, चिड़ियों की हस्त निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मूर्तियां लाल रंग की हैं। जो अधिकांश मूर्तियां लाल रंग की हैं, इसके ऊपर गेरुए रंग के ओढ़ घोल में प्रलोप चढ़ाया गया है। आंखों को वृत्त के अंदर छेद करके बनाया गया है। जो उनकी आंख होती थी वृत्त के अंदर छेद करके बनाया गया है। और छोटे छोटे गोल ठप्पे लगाकर इनको अलंकृत किया गया है। छोटे छोटे गोल ठप्पे लगाकर इसको अलंकृत किया गया है। पशु मृण मूर्तियों के अतिरिक्त मानव मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। हमें मिट्टियों के पशु के मूर्तियों के अलावा हमें मानव मूर्तियों की भी प्राप्त होती है। अधिकांश पशु पक्षी से हाथ से बनाई गई, जो पशु पक्षी थे हाथों से बनाई गई हैं, परंतु कुछ मानव मृण मूर्तियां सांचे में ढालकर बनाई गई हैं। सांचे में इसको क्या गया? सांचे में ढालकर बनाई गई हैं। बालों को रेखांकन के द्वारा एक नाक को चुटकी से दबाकर बनाया गया है। जो कि बालों को रेखांकन करके द्वारा तथा उनके नाक जो होती है चुटकी, उनकी अर्थात जो बाल हैं, उसके जो बाल हैं वो रेखांकन करके बनाया गया है। और वही नाक क्या होगी? चुटकी के रूप में करके बनाया गया है। राइट, चुटकी के रूप में बनाया गया था, मतलब छोटा सा इसे उठाया गया है, उभरा दिया गया है। स्त्री मृण मूर्तियां जो होती हैं, स्त्री मृण मूर्तियों को आभूषण पहने हुए बनाया गया है। इन मृण मूर्तियों को निर्माण प्रायः खिलौने के रूप में किया गया है, परंतु संभवतः इसके पीछे धार्मिक विश्वास भी हो सकता है। जो कि मृण मूर्तियों को जो प्रायः खिलौने के रूप में किया गया है। जो मृण मूर्तियां होती हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, उन्हें खिलौने के रूप में दर्शाया गया है, परंतु संभवतः ऐसा प्रतीत होता है इसके पीछे कोई धार्मिक विश्वास हो सकता है। मनके की बात करते हैं। मनके, जो कुछ मनके होते थे, ज्वेलरीज होती थी, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस काल के कौशाम्बी, श्रृंगेरपुर, कुम्हार, वैशाली, चंपा आदि उत्खनन से हम मनके भी प्राप्त होते हैं। ये मनके गोमोद, रेखांकित, करकेतन, कर्नेलियन तथा मिट्टियों के बने हुए थे। पंचभुजाकार, षष्ठ भुजाकार, छह भुजाकार, चतुर्थ भुजाकार और वृत्ताकार, गोलाकार इनके अनेक लोकप्रिय थे। हड्डी के दांतों के साथ साथ हड्डी तथा हाथी के दांतों के बने भी यथाकदा प्राप्त होते हैं। यहाँ मन के प्राप्त होती है। इन मनकों के तत्कालीन समाज के में लोगों को रुचि के बारे में जानकारी होती है। हमें ऐसे कुछ जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जो मन के प्राप्त होते हैं, मूंगे प्राप्त होते हैं, वे हड्डी तथा दांत थे। हमें क्या इसे इन सब भाव को देखकर हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो तत्कालीन समाज जो थे वे लोग रुचि लेते थे। मृतभांड की बात करते हैं, और जो मृतभांड की बात करते हैं तो मौर्य काल से जुड़े मृतभांडों के पात्रों में कई प्रकार के प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे अधिक विकसित तकनीक मिट्टी के बर्तनों के एक विशेष प्रकार के हैं, जिसमें उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा है। उत्तरी नार्दर्न ब्लैक पोइट्री और वेब, अर्थात मतलब उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा के रूप में जाना जाता है। यह पूर्ववर्ती और प्राक मौर्य काल की पहचान है। यह पूर्ववर्ती और प्राक मौर्य काल की पहचान है। NBPW के बर्तनों से जो नार्दर्न जो ब्लैक होते थे बर्तनों की निर्माण अच्छी तरह से गुथी मिट्टी के तेज गति के चाक पर बनाया जाता था। जो चाक होता था, कुम्हार का चाक होता था, उसे तेज गति में बनाया गया है। इस विधि के निर्माण बर्तन अत्यंत पतले और हल्के होते थे। इस विधि के जो चाक के होते थे वे कैसे होते थे? वे बर्तन जो होते थे अत्यंत पतले होते थे और हल्के होते थे। इनके लिए प्रायः जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। इसे अधिक विशिष्ट चमक और आभा के कारण अन्य चमकीले या ग्रेनाइट लेपित लाल बर्तनों से अलग किया जा सकता है।
थालियों और छोटे कटोरे के लिए इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इस पात्र परंपरा के बर्तन अधिकांश अनंकृत या सादे मिलते हैं। इस पात्र परंपरा जो होते थे अधिकांश कुछ होते हैं जो कि बिना डिजाइन के होते हैं, किंतु हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रीवस्ती तथा चंपा आदि से चित्रण अलंकारों के युक्त बर्तन प्राप्त होते हैं। इन अलंकरण युक्त बर्तनों में धारियां, बिंदु, रेखीय, वृत्त, अर्धवृत्त, छल्ले आदि के अलंकरण होते थे। बर्तन में जो होती थी धारियां होती थी और बिंदु होते थे, रेखाएं होते थे, वृत्त होते थे, अर्धवृत्त होते थे, छल्ले होते थे आदि अभिप्राय प्राप्त होते हैं। तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कड़ी में।